जरा सोचिए कि पृथ्वी के चारों तरफ लाखों चीजें जो इंसानों ने ही बनाई हैं, वो एक गोली से भी कई गुना ज्यादा तेज रफ्तार से घूम रही हैं। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये आज की हकीकत है, जिसे हम कहते हैं स्पेस डेब्रीज यानी अंतरिक्ष का मलबा। ये सिर्फ हमारे सैटेलाइट्स के लिए ही एक बड़ा खतरा नहीं, बल्कि बीपीएससी मेंस की परीक्षा के लिहाज से भी एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो चलिए आज इस बढ़ती हुई चुनौती और इसके समाधान को जरा और गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये अंतरिक्ष का कचरा है क्या। फिर देखेंगे कि ये इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इसके बाद दुनिया भर में इसे लेकर क्या कोशिशें हो रही हैं और इसमें भारत की क्या भूमिका है, ये समझेंगे। और आखिर में हम भविष्य की दिशा पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम स्पेस डेब्रिस या स्पेस जंक कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो अंतरिक्ष मलबा वो सारा कचरा है जो इंसानों ने स्पेस में छोड़ा है और जो अब किसी काम का नहीं है, लेकिन पृथ्वी की कक्षा में लगातार घूम रहा है। सोचिए 1957 में जब पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तब से लेके आज तक लाखों छोटे बड़े टुकड़े, जैसे कि पुराने खराब हो चुके सैटेलाइट्स, रॉकेट के बचे हुए हिस्से, यहाँ तक कि पेंट की छोटी छोटी पपड़ियां तक, ये सब मिलकर हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक तरह का अदृश्य माइनफील्ड बना चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, कचरा है, लेकिन ये तैरता हुआ कचरा इतना बड़ा खतरा क्यों बन गया है? ये सिर्फ कबाड़ नहीं है, बल्कि एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है। और यहीं पर नासा के एक वैज्ञानिक डोनाल्ड केस्लर की एक बहुत ही डरावनी थ्योरी सामने आती है, जिसे केस्लर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये सिंड्रोम कहता है कि अगर स्पेस में मलबे की संख्या एक क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा हो गई तो सिर्फ एक टक्कर एक ऐसी विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू कर देगी। मतलब एक टक्कर से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और ये हमारे काम के सारे सैटेलाइट्स को एक एक करके खत्म कर देगी। और नतीजा, पृथ्वी की कक्षा दशकों तक हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। शायद आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी देखी होगी। उसमें बिल्कुल यही तो दिखाया गया था, कैसे एक सैटेलाइट के टूटने से जो मलबा पैदा होता है वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जो देखते ही देखते पूरे स्पेस स्टेशन को तबाह कर देता है। वो असल में केस्लर सिंड्रोम का ही एक परफेक्ट विजुअल था। ये पूरी प्रक्रिया एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। देखिए, सबसे पहले एक टक्कर होती है, उस एक टक्कर से हजारों नए टुकड़े बन जाते हैं। अब ये हजारों टुकड़े जाकर और भी ज्यादा टक्करों को अंजाम देते हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरी की पूरी ऑर्बिट मलबे से भर नहीं जाती। और एक बार ऐसा हो गया तो भविष्य के अंतरिक्ष मिशन लगभग नामुमकिन हो जाएंगे। इस खतरे को और बेहतर ढंग से समझने के लिए जरा इनकी रफ्तार पर गौर कीजिए। स्पेस में ये मलबा करीब करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से घूमता है। ये एक बंदूक की गोली की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए, इस रफ्तार पर एक छोटा सा नट बोल्ट भी किसी काम करते हुए सैटेलाइट से टकरा जाए तो उसे पूरी तरह से नष्ट करने की ताकत रखता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, ये समझ आ गया। अब सवाल ये है कि इस ग्लोबल खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर के देश मिलकर कर क्या रहे हैं। चलिए देखते हैं। अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में कई कोशिशें चल रही हैं। आईएडीसी जैसी इंटरनेशनल कमिटियां हैं, जिसमें नासा, इसरो, ईसा सब शामिल हैं, और ये मिलकर गाइडलाइंस बना रही हैं। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है क्लियर स्पेस 1, जो 2025 में वाकई में स्पेस में जाकर मलबे को पकड़कर हटाने की कोशिश करेगा। जापान की कंपनी एस्ट्रोस्केल भी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से कचरा साफ करने पर काम कर रही है। ये सारे प्रयास सस्टेनेबल स्पेस यानी सतत अंतरिक्ष की दिशा में उठाए गए बहुत ही जरूरी कदम है। और एक जिम्मेदार अंतरिक्ष शक्ति होने के नाते भारत सिर्फ इन वैश्विक प्रयासों में हिस्सा ही नहीं ले रहा, बल्कि वो एक्टिवली अपने खुद के समाधान भी तैयार कर रहा है। भारत की सबसे अहम पहलों में से एक है प्रोजेक्ट नेत्र। इससे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे आप अंतरिक्ष की ट्रैफिक पुलिस कह सकते हैं। इसका मुख्य काम अंतरिक्ष में भारत की सैटेलाइट्स जैसी कीमती संपत्तियों पर नजर रखना और उन्हें किसी भी खतरे से बचाना है। प्रोजेक्ट नेत्र पूरी तरह से भारत में बना एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इसमें बहुत ताकतवर रडार और टेलीस्कोप का एक नेटवर्क है, जो स्पेस में 10 सेंटीमीटर जितनी छोटी चीज को भी ट्रैक कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे हम अमेरिका के नॉराड जैसे विदेशी डेटा पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहे हैं। मतलब स्पेस में क्या हो रहा है, इसकी निगरानी के मामले में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और इसी कड़ी में 2022 में इसरो ने IS-4OM की भी शुरुआत की। ये एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम है जो 24 घंटे स्पेस में मलबे पर नजर रखता है और किसी भी संभावित टक्कर को टालने के लिए काम करता है। और देखिए, भारत सिर्फ निगरानी ही नहीं कर रहा, बल्कि एक्शन भी ले रहा है। पिछले साल ही 2023 में इसरो ने अपने एक पुराने सैटेलाइट मेघा ट्रॉपिक्स 1 को बहुत ही कंट्रोल तरीके से डीऑर्बिट करके प्रशांत महासागर में सुरक्षित गिरा दिया। ये एक जिम्मेदार देश के तौर पर भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हम अंतरिक्ष को साफ रखने के लिए कितने सीरियस हैं। तो अब तक हमने समस्या को समझा, दुनिया और भारत के प्रयासों को भी देखा। तो फिर सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? ये तो साफ है कि ये किसी एक देश की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। हमें अंतरिक्ष को एक साझा विरासत यानी एक ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखना और अपनाना होगा। जो गलतियां हमने पृथ्वी पर अपने पर्यावरण को लेकर की हैं, उन्हें हम अंतरिक्ष में दोहराने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते।
और मैं बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा, क्या हम अंतरिक्ष को उन्हीं गलतियों से बचा पाएंगे जो हमने अपनी ही धरती पर की हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, और ये इस विषय पर आपके जवाब को एक बहुत ही शक्तिशाली दिशा दे सकता है।